Yes, in today's lecture, now we will start with the next question of company final accounts. ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और मैंने तुम लोगों को बोला था कि वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना सो दैट यू गेट कंफर्टेबल विद द सेकंड प्रॉब्लम. अगर प्रैक्टिस कर लिया तो सेकंड प्रॉब्लम से तुम लोग कंफर्टेबल हो ही जाओगे. शुरू करता हूँ अपना सेकंड प्रॉब्लम. So now the next question which I am going to do is question number 1. अगला क्वेश्चन जो सॉल्व करो वो क्वेश्चन नंबर 1 है. Yes, this is question number 1. This I am keeping in front of you. X लिमिटेड है 31 मार्च 18 है. तुम्हारे फॉर्मेट में चले जाओ. नया फॉर्मेट निकाल लो. तुम्हारे फॉर्मेट्स रेडी हो गए होंगे सब लोगों के. I assume, presume all your formats are ready. Just wait for 1 second. Yes, now you go to your next page. Write there question number 1. नए फॉर्मेट पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 1. Messrs X Limited and balance sheet is on 31st March 2018. सामने वाले पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. Messrs X Limited and 31st March 2018. पहले मैं प्रॉब्लम रीड करवा देता हूं तुमको. हाँ देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है. This is the question.
क्वेश्चन नंबर 1. Following trial balance is prepared. Following trial balance is prepared from the books of X Limited. अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया वो देखो. डिबेंचर इंटरेस्ट, डिविडेंड, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, 4% इन्वेस्टमेंट्स, एडवांस इनकम टैक्स पेड, purchase of raw materials, wages, prepaid expense, bad debts, opening stock, directors fees, auditors fees, establishment expense, cash balance, bank balance. अच्छा, कॉल्स इन अरियर्स भी है, मतलब शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, फुल्ली कॉल्ड अप रहेंगे. कॉल्स इन अरियर्स नहीं होता तो शेयर्स हम लोग फुल्ली पेड अप लिखते थे. एक डिफर्ड टैक्स है डेबिट साइड में. अरे डिफर्ड टैक्स ऑलरेडी अगर डेबिट साइड में, तो याद रखना ये डिफर्ड टैक्स एसेट है. तो पिछले साल एक डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हुआ था. वो डिफर्ड टैक्स जो एसेट है क्रिएटेड, वो पड़ा हुआ है. ये अपने को ये साल डिफर्ड टैक्स एसेट जो है वो रिवर्स हो सकता है. अगर ये साल और डेबिट हुआ मतलब फर्दर डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा, और अगर क्रेडिट हो गया तो रिवर्स होना चालू हो गया, समझ जाना. सो डिफर्ड टैक्स अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड है तो ये डिफर्ड टैक्स एसेट है, और ये साल अगर और डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम लोग. और अगर क्रेडिट बैलेंस आएगा डिफर्ड टैक्स में तो दैट मींस रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि एक बार क्रिएट होता है फिर रिवर्स होना चालू हो जाता है. अच्छा, फिर अपने पास और क्या है? नेक्स्ट आइटम अपने पास है सेल्स, इंटरेस्ट आफ्टर 10% TDS, doubtful debts, share capital, 5% debentures issued on 1st October 2018. मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट आना चाहिए इसको. सन्ड्री क्रेडिटर्स. तुम देखो प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर है. लास्ट ईयर अपन लोग ने 5000 का डिविडेंड प्रपोज किया था, और यहाँ पे देखो हम लोग ने डिविडेंड पे कर दिया है. मैंने डेबिट साइड में देखा था, ये डिविडेंड पेड लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर प्रपोज किया था और ये साल पे कर दिया. 5000 प्रपोज किया था जिसमें से 3600 पे कर दिया. इसका मतलब अभी भी 1400 पेएबल है. तो ये 5000 और 3600 को नेट ऑफ करेंगे और 1400 पेएबल का इफेक्ट देंगे. कस्टमर्स डिपॉजिट्स याद है, मैंने बताया था जब भी मैं फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था वो नोट्स टू अकाउंट्स. कस्टमर्स डिपॉजिट्स अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अनसिक्योर्ड लोन्स. PFD, accumulated depreciation on land and building, plant and machinery, general reserves, securities premium, और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में मिलता है. नाउ एडजस्टमेंट्स. मैं तो हमेशा एडजस्टमेंट से ही चालू करता हूँ, और मैं शुरू ही कर देता हूँ एडजस्टमेंट से. फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स टेकन इनटू अकाउंट. सबसे पहले बोला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 22,200. इस बार अपने पास रॉ मटेरियल परचेज भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, वो सबका इफेक्ट देंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ये रहा 15,500. ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है. गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ, और एक्सपेंसेस में ना अपने पास रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड के लिए जगह बना रखी है मैंने. वहां पे ब्रैकेट ओपन करो और चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना है. ओपनिंग स्टॉक है 15,500 प्लस 2,37,000. 15,500 प्लस 2,37,000 परचेजेस, और कंज्यूम्ड में माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा. ये दोनों तो ट्रायल बैलेंस आइटम है. ट्रायल बैलेंस आइटम का तो एक एक इफेक्ट दे दिया, सिंगल इफेक्ट आता है. लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है 22,200. 22,200, सो माइनस 22,200. तो इससे अपने को कंज्यूम्ड मिल जाएगा. इससे अपने को कंज्यूम मिल जाएगा. कैलकुलेटर ओपन करो फटाफट.
टेक आउट योर कैलकुलेटर्स और चेक करो कितना आता है 15,500 प्लस 2,37,000 माइनस 22,200 2,30,000 नहीं बराबर है क्या 15,500 प्लस 2,37,000 this is 2,52,500 minus 22,200 2,30,300 2,30,300 लिख दो 2,30,300 अभी इसमें मेरे को है ना एक काम और करना है 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा ना क्लोजिंग स्टॉक का अपने को डबल इफेक्ट देना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का अपने को डबल इफेक्ट देना है तो क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड में जाता है और बैलेंस शीट एसेट साइड में चले जाओ यहाँ पे जब मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो याद रखना बैलेंस शीट का मतलब है अपना नोट्स टू अकाउंट्स मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि whenever I say बैलेंस शीट का मतलब है नोट्स टू अकाउंट्स सो नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ गो टू नोट्स टू अकाउंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे इन्वेंट्रीज में सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का इधर आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स $22,200 this is stock of raw materials stock of raw materials चलो मैं अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाता हूँ माय नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज अगले एडजस्टमेंट पे जा रहा हूं मैं चेक माय नेक्स्ट एडजस्टमेंट राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स 1,000 bad debts and reserve for doubtful debts should be kept at 10% on debtors. Reserve for doubtful debts should be kept at 10% on debtors. Okay. ठीक है ना तो फर्दर बैड डेट्स और डेटर्स एक काम करो ना पहले तो डेटर्स देखो कितना है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना है हाँ डेटर्स मेरे पास कितना है मेरे पास डेटर्स ट्रायल बैलेंस में मेरे पास सन्डी डेटर्स है 37,000 और मेरे को कहीं पे भी मोर देन 6 मंथ्स और अदर्स की डिटेल्स नहीं दे रखी है चलो डेटर्स का इफेक्ट दे देते हम लोग गो टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड राइट देयर डेटर्स $37,000 फर्दर बैड डेट्स माइनस बैड डेट्स ये बैड डेट्स का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में जाएगा माइनस बैड डेट्स 1,000 और बैड डेट्स 1,000 में को माइनस करो और बैलेंस नीचे लिखेंगे 36,000 और ये 36,000 के नीचे लिखेंगे माइनस आरडीडी क्योंकि आरडीडी भी दे रखा है देखो ना एडजस्टमेंट में कितना आरडीडी दे रखा है एडजस्टमेंट में आरडीडी कितना दे रखा है इन लोग ने 10% आरडीडी दे रखा है 10% आरडीडी तो ये हो गया 3,600 so 36,000 minus 3,600 32,400 चलो सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स और आरडीडी का पीएनएल में जाएगा बैड डेट्स और आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में लेके जाते हैं गो टू पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाओ अदर एक्सपेंसेस में और अदर एक्सपेंसेस में लिखोगे बैड डेट्स
as per trial balance plus bad debts as per adjustments plus RDD as per adjustments and minus RDD as per trial balance. Bad debts as per adjustments 1000 है जो आप लोग ने अभी लिखा, और RDD अभी 3600 लिखा है हम लोग ने, 3600 अभी लिखा ना, 3600 ये रहा 3600, ये RDD लिखा है अपन लोग ने, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस एंड बैड डेट्स RDD एज पर ट्रायल बैलेंस। तो बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस दिखा था मेरे को, ये रहा 1200, और क्रेडिट साइड में एक RDD भी देखा था मैंने प्रॉब्लम रीड करते समय, ये रहा 3600। सो 1200 का बैड डेट्स है, 1200 का बैड डेट्स है, और 3700 RDD। ये लो टोटल करके देख लो, 1200 प्लस 1000, एक्चुअली 1200 प्लस 1000 जो है ना, 1200 प्लस 1000, ये जो बैड डेट्स है 2200 हो जाता है। इसके लिए लास्ट ईयर अपन लोग ने RDD क्रिएट किया था 3600 का, जो अपन माइनस कर रहे हैं। 3700 का लास्ट ईयर हम लोग ने क्रिएट किया था, वो माइनस कर रहे हैं। तो अपने पास 1500 का एक्सेस RDD पड़ा हुआ है, 1500 की एक्सेस RDD पड़ी हुई है जिसकी जरूरत नहीं है। और ये साल हम लोग ने RDD कितनी क्रिएट की, 3600। सो 3600 में से 1500 माइनस करो तो 2100 आउटर कॉलम में आ जाए। एक्चुअली इसका एक्चुअल वो क्या मालूम है, पर्पस क्या है कि ये जो 2200 ये साल बैड डेट्स क्रिएट हुआ ना, इसके लिए अपन लोग ने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा RDD क्रिएट कर रखी थी। हम लोग ने 3700 की RDD, हमको लगा था 3700 का डेटर्स डूब जाएगा, लेकिन अपना डेटर्स खाली 2200 का डूबा, तो माइनस 3700 कर दिया। हाँ, लेकिन ये साल और RDD क्रिएट किया, लेकिन ये साल अपने को RDD क्रिएट कितना किया, 3600, लेकिन ऑलरेडी जो RDD है वो एडजस्ट करना है अपने को। ऑलरेडी RDD माइनस करके जो बैलेंस अपने P&L में इफेक्ट आया वो 2100 का है, 2100 का इफेक्ट अपने P&L में है। सो हम लोग ने 1500 की RDD रिवर्स कर दिया, सो 2100 का इफेक्ट आ गया अपने को। मैं अगर क्लियर बताऊं ना, छोड़ो जमेला, मैं तुमको एकदम ये चीज बता ही देता हूँ, ध्यान दो जरा सब लोग, नहीं तो तुमको इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है और तुम लोगों ने प्रॉपरली सीखा ही नहीं। लास्ट ईयर मेरे को लग रहा था मेरा डेटर्स डूबने वाला है, तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया, P&L अकाउंट डेबिट टू RDD 3600 की RDD क्रिएट कर दी, और ये बैलेंस शीट में चले गई, और बैलेंस शीट में 3700 पड़ी है। तो ये साल जो बैड डेट्स होने वाला है, अगर लास्ट ईयर ही उसको मैंने उसके लिए P&L को डेबिट कर दिया, तो ये साल P&L डेबिट नहीं होना चाहिए। लेकिन बैड डेट्स तुम बोलोगे सर ये साल जो बैड डेट्स हो वो आना तो चाहिए P&L में। हाँ आएगा P&L में, लेकिन उसका इम्पैक्ट P&L पे नहीं आएगा। तो ये साल बैड डेट्स कितना हुआ, पहले जो ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड किया वो 1200, और जो अनरिकॉर्डेड रह गया वो 1000, तो टोटल बैड डेट्स आ गया 2200 का आ गया। तुम बोलोगे सर बैड डेट्स तो इधर आना ही चाहिए P&L में, तो आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ने इसके लिए P&L डेबिट कर दिया था ना, तो अभी ये P&L फिर से डेबिट नहीं होना चाहिए। तो 3700 की RDD क्रिएट की थी, तो ज्यादा क्रिएट कर ली थी। कितनी ज्यादा क्रिएट कर ली थी, 1500 रुपया ज्यादा क्रिएट कर ली थी। तो ये 1500 नेगेटिव आया ना, तो नेगेटिव आया तो ये यहाँ पे नहीं लिख के P&L के क्रेडिट में लिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं लिख के ना, इसको P&L के क्रेडिट में लिखना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने P&L ज्यादा डेबिट कर दिया था इसका मतलब।
तो एग्जैक्टली नहीं मालूम था ना कितना पैसा डूबेगा, एग्जैक्टली नहीं मालूम था कितना पैसा डूबेगा, तो अंदाजे से हमने प्रोविजन कर दिया था। तो अभी जो 1500 एक्सेस आ गया उसको अपने को राइट बैक करने का है बाय एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक 1500। अब ये साल हम लोगों को और लग रहा है कि पैसा डूब सकता है, अगले साल कितना डूब सकता है, अपने करंट जो डेटर्स है उसमें से अपने लोग को लगता है 10% अमाउंट डूब सकता है। तो 3600 का आरडीडी ये साल हम लोग ने फिर से क्रिएट किया, करंट ईयर में फिर से हम लोग ने आरडीडी क्रिएट की 3600। तो प्रेजेंटेशन में क्या आता है, करंट ईयर में 3600, लास्ट ईयर का रिवर्स, तो इसको नेट ऑफ करके दिखा देते हैं। एक्चुअली नेट ऑफ करके नहीं दिखाना चाहिए, मेरे को आज तक ये समझा नहीं, अभी तुम लोग ने ये तरीके से सीखा है तो मैंने बता दिया तुमको फॉर्मूला, बैड डेट्स प्लस आरडीडी माइनस आरडीडी। अदरवाइज होना ये चाहिए कि जो लास्ट ईयर क्रिएट किया था ना 3700, लास्ट ईयर पीएनएल को डेबिट कर दिया था, तो ये साल पीएनएल में बैड डेट्स का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो बैड डेट्स के लिए आरडीडी क्रिएट किया था वो माइनस किया, और क्योंकि लास्ट ईयर 2200 के जगह पे 3700 डेबिट कर दिया था, तो जो एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया था उसको रिवर्स कर दिया। और अब ये साल जो क्रिएट किया ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्रिएट किया। नहीं समझा सर? डाउट वो डाउट वाली गैंग जो है ना, वो डाउट वाली गैंग खाली डाउट ही पूछती है, एक डाउट वाली गैंग भी होती है खाली डाउट पूछती है, उनको समझता कुछ नहीं है। देख लो फिर से बताता हूँ, ये लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर कितना प्रोविजन क्रिएट किया था, 3700 का प्रोविजन क्रिएट कर लिया था। फिर करंट ईयर में अगर लास्ट ईयर में ये साल का जो बैड डेट्स होने वाला है उसके लिए अगर पीएनएल को डेबिट कर चुका हो, तो ये साल अगर बैड डेट्स होता है तो फिर से पीएनएल डेबिट नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, तो देख लो नहीं हुआ ना। 2200 डेबिट तो किया था, लेकिन उसमें से 3700 जो लास्ट ईयर क्रिएट किया था ना वो माइनस कर दिया। अगर सपोज लास्ट ईयर मैंने 2200 ही क्रिएट किया होता आरडीडी और बैड डेट्स 2200 ही आता, तो तुम बोलते थे बैड डेट्स माइनस लास्ट ईयर का आरडीडी, तो यहाँ पे 0 हो जाता था ना। समझा क्या? लास्ट ईयर अगर मैंने आरडीडी क्रिएट किया होता था 2200 और कोइंसिडेंस बैड डेट्स भी 2200 का हो गया होता, तो करंट ईयर में तुम लिखते थे बैड डेट्स 2200 और उसमें से माइनस कर देते थे लास्ट ईयर का आरडीडी, तो करंट ईयर का पीएनएल डेबिट नहीं होता था। लेकिन तुमने ज्यादा करके रखा है तो पीएनएल तो डेबिट नहीं हुआ, लेकिन जो एक्सेस है अब उसकी जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो उसको फिर से रिवर्स कर दो कि जरूरत नहीं है पीएनएल के क्रेडिट में। और अब ये साल जो क्रिएट करे वो अगले साल के लिए क्रिएट करे 3600। समझा डाउट गैंग? दिस इज, ये तुम्हारा फॉर्मूला तुमने सीख के रखा था, क्या जबरदस्त सीख के रखा था। बैलेंस शीट फॉर्मूला, डेटा एज पर ट्रायल बैलेंस, एड और लेस एनी अदर एडजस्टमेंट, माइनस पहले करने का बैड डेट्स, फिर जो बैलेंस आएगा उसको बोलते हैं 1 स्टार, 1 स्टार पे अप्लाई करने का आरडीडी का परसेंटेज, आंसर विल बी 2 स्टार, 2 स्टार पे अप्लाई करने का आरएफडीडी का परसेंटेज, आउटर कॉलम बैलेंस शीट, फिर पीएनएल डेबिट में बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट, प्लस आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट, माइनस आरडीडी एज पर ट्रायल बैलेंस, डेबिट आया, बैलेंस डेबिट आया, पॉजिटिव आया तो डेबिट साइड, नेगेटिव आया तो क्रेडिट साइड। व्हाट नॉनसेंस यू हैव लर्न, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जाने दो। वो टाइम पे तुमको उतना ही आता था, तुम्हारे टीचर्स को तो सब मालूम था, बट तुमको समझ में उतना ही आता था और कुछ नहीं है। ये गलती टीचर्स की नहीं है, ये तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुमको कराया गया। अब लेवल चेंज हुआ है तो मैंने ये तरीके से करा। आई डोंट ब्लेम टीचर्स बिकॉज दे आर डूइंग रियली डूइंग हार्ड वर्क, बिकॉज उन्होंने तुमको तुम्हारे पे मेहनत किया तभी जाके तुमको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया और तुमने डिसाइड किया कि हम सीए करेंगे। दे वर नोइंग एवरीथिंग, आज जाके उनको पूछो तुमको डिटेल में बता देंगे, डिटेल में समझा देंगे, बट वो टाइम पे नहीं समझाया क्योंकि तुम्हारे समझने की ताकत ही नहीं थी। चलो आगे बढ़ता हूँ, आई प्रोसीड फर्दर। तो ये अपना एडजस्टमेंट हो गया, अभी अगले एडजस्टमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट एडजस्टमेंट।
हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ये लो, ऑथोराइज का आ गया, मस्त। ऑथोराइज का एडजस्टमेंट आ गया। Authorized capital of the company is rupees 10 lakhs. Divided into 10,000 equity shares of 100. चलो पहले तो यही लिख देते हैं। शेयर कैपिटल में लिखो ऑथोराइज्ड। अंडर शेयर कैपिटल राइट ऑथोराइज्ड कितना ऑथोराइज्ड है? 10,000 equity shares of 100 each. $10,000 equity shares of rupees 100 each. ये अपना ऑथोराइज कैपिटल है। अमाउंट बोलो, अमाउंट 10,000 equity shares of rupees 100 each. Amount is 10 lakhs. Outer column में लिख दो। And because authorized capital is never part of the total, it is just a information. इसको अंडरलाइन करके छोड़ दो और अगले लाइन पे हेडिंग दो इश्यूड एंड पेड अप। इश्यूड एंड पेड अप, अरे आराम से सीखो, मेरे को सिखाने में कोई घाई नहीं है। और सिखाने के टाइम पे मैंने घाई किया ना तो तुम सब एग्जाम में उड़ जाओगे, याद रखना। इश्यूड एंड पेड अप, मेरे को आगे बोला हुआ शेयर कैपिटल इंक्लूड्स 3,000 शेयर्स फुली कॉल्ड अप। अच्छा, 3,000 शेयर्स फुली कॉल्ड अप का मतलब है 3 लाख रुपए का ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल होना चाहिए। ये 4 लाख का कैसे है? अच्छा, इसका ब्रेकअप दिया होगा। 4 लाख अगर दे रखा है तो ब्रेकअप दिया है, उसमें बोलते हैं 80,000 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है। नहीं, 80,000 का शेयर वारंट्स और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 20,000। तो पहले ये निपटाओ ना, तो ये 1 लाख हटाएंगे तो फिर 3 लाख का शेयर कैपिटल बचेगा। एक काम करो, तुम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाओ और शेयर वारंट्स में लिख दो 80,000 और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट 20,000। 20,000। अब अपने पास 3 लाख रुपए का बच गया शेयर कैपिटल। उसके लिए तुम आ जाओ नोट्स, उसमें लिखोगे 3,000 इक्विटी शेयर्स, 3,000 equity shares of rupees 100 each. Come on. Fully called up. फुली कॉल्ड अप का मतलब कॉल्स इन अरियर्स भी है, और वो तो हम लोग ने ट्रायल बैलेंस में देखा ही था। कॉल्स इन अरियर्स वी हैव सीन इन ट्रायल बैलेंस, देयर वाज अ कॉल्स इन अरियर्स, है ना। तो ये हम लोग ने एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया। अब ये खाली कॉल्स इन अरियर्स का इफेक्ट दे देते हैं। शेयर कैपिटल का इफेक्ट मैंने दे दिया 4 लाख रुपए का, 20,000 एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, 80,000 वारंट। अब ये कॉल्स इन अरियर्स का भी इफेक्ट दे दो। तुमने देखा था पिछले प्रॉब्लम में भी, जो आइटम का इफेक्ट हो जाता है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो अपना कंट्रोल रहता है। अपन ने पोस्टिंग कर दी है, ठीक है ना। तो फिर लेस कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कर देते हैं, लेस कॉल्स इन अरियर्स। कितना कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट ही नहीं देखा मैंने। हाँ, 3,000 का कॉल्स इन अरियर्स है। चलो माइनस कर दो, -3,000। सो अपना आउटर कॉलम हो जाएगा 2,97,000। याद रखना ये अपना पेड अप कैपिटल। अगर डिविडेंड
प्रपोज किया या पे किया ना, तो ये अमाउंट पे होएगा 2,97,000 पे। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नाउ आई एम गोइंग फॉर माय नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मेरी आदत है पहले मैं एडजस्टमेंट को एडजस्ट करता हूँ। नंबर 4, डायरेक्टर्स डिसाइडेड एज अंडर to transfer 25,000 to debenture redemption fund and to recommend a dividend of 21%। याद रखना डिविडेंड तो प्रपोज्ड होता है और प्रपोज डिविडेंड खाली नोट्स टू अकाउंट्स में आ सकता है, उसकी कोई एंट्री नहीं पास होगी। पहले 25,000 डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देता हूँ, देखता हूँ ऑलरेडी कोई डिवेंचर रिडम्पशन फंड तो नहीं है ना, नहीं है अपने पास। क्रेडिट साइड में देखो कोई डिवेंचर रिडम्पशन फंड नहीं है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल के एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। So go to retained earnings, P&L appropriation account, reserves and surplus। उसमें मैंने लेस appropriations लिख रखा है, देख लो। तो लेस appropriation में लिखो ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड 25,000 और पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल गया तो एक अलग अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना, वहां से तो निकल गया डिवेंचर रिडम्पशन फंड। दिस इज नथिंग बट सिंकिंग फंड। ये लो 25,000 25,000, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ू, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मेरे को डिविडेंड 21% रिकमेंड करना है, लेकिन डिविडेंड है ना 2,97,000 पे। 2,97,000 का 21% निकालो। 2,97,000 ही था ना, हाँ, इंटू 21%, 62,370 रुपीज आया मेरे को मेरे कैलकुलेटर पे। तो 60, ये प्रपोज डिविडेंड अपने नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स में इस बार मेरे को कंटीजेंट लायबिलिटी कुछ दिखा नहीं है, वैसे मेरा नंबर 20 जो रहता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए रहता है, तो तुम यहाँ पे लिख ही दो कंटीजेंट लायबिलिटीज, तो अपना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा। अरे पूरा फॉर्मेट देने का एक ही रीजन है, एक साथ तुमको एटलीस्ट मालूम तो पड़े कि क्या क्या आ सकता है। एट द मोस्ट खाली पड़ा रह जाएगा वो चलेगा अपने को। एंड 21 प्रपोज डिविडेंड $2,97,000 का अपना पेड अप कैपिटल है, वो 3,000 का कॉल्स अरियर्स माइनस किया था, देख लो, और उस पे अपने को 21% अप्लाई करना है। तो डिविडेंड प्रपोज्ड करके कितना आ गया 62,370। बस ये खाली नोट्स टू अकाउंट्स में अपने को मेंशन कर देना है कि कितना डिविडेंड प्रपोज हुआ है। ये लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी तो तब बनेगी जब एक्चुअल डिक्लेयर होगा। सी डायरेक्टर्स प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को डिक्लेयर करने का राइट नहीं है। डिक्लेयर करने का राइट एजीएम में शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स फाइनली डिक्लेयर करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, फाइनली अप्रूव करेंगे, तब जाके डिविडेंड फिर पेएबल होगा। फिर 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ता है, और नहीं पे किया तो फिर वो लायबिलिटी। चलो फिर आगे बढ़ू। मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। लैंड बिल्डिंग पे 5%, प्लांट मशीनरी पे 7% ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट, इस बार एसएलएम मेथड से। ठीक है ना, करते हैं ना। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे को तो समझ में नहीं आता क्यों लैंड बिल्डिंग साथ में देते हैं, पिछले बार भी मैंने कट करा दिया तो तुमको याद होगा। मत लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, जस्ट राइट बिल्डिंग। दे शुड गिव द वैल्यू ऑफ लैंड सेपरेटली। ये गलत तरीका है देने का, दिस इज अगेंस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, और दूसरा क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी है ना, हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। एक लाइन छोड़ के प्लांट एंड मशीनरी।
माइनस पीएफडी। तुम प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम रूलिंग बनाओगे ना तो तुमको याद नहीं होएगा। मैंने तुमको एक साथ बनाने बोला हुआ है, एक साथ बनाने से तुमको फॉर्मेट याद होता है, फिर उसमें स्पीड आ जाती है। खाली सॉल्यूशंस कंप्लीट करना ही अपना एक ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। अपना ऑब्जेक्टिव ये भी है कि तुमको टॉपिक इजी लगना चाहिए। तो इजी लगने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वो फॉलो करो। हाँ, पीएफडी मतलब पुराना डेप्रिसिएशन, ये अपने को ट्रायल बैलेंस से उठाना है, ये अपने को ट्रायल बैलेंस से उठाना है। और एसेट की वैल्यू भी ट्रायल बैलेंस से पिकअप करनी है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बोलूंगा मैं तो, 5 लाख, 5 lakhs और प्लांट एंड मशीनरी 7 lakhs। बिल्डिंग 5 lakhs, ये लो ट्रायल बैलेंस की एक ही पोस्टिंग होती है, एंड प्लांट एंड मशीनरी 7 lakhs। ये हो गई ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। फिर उसके बाद सामने पिछले साल तक का डेप्रिसिएशन भी है, देख लो, ये रहा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। ये पिछले साल तक जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, ये वो अमाउंट है। बिल्डिंग 50,000 एंड 98,000, तो पिछले साल तक का जो है 50 और 98, 50,000 वो ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का तो एक ही इफेक्ट आता है। 98,000 ये लो, ये आ गया। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बिल्डिंग पे 5% एसएलएम बोला है, तो ये कॉस्ट ही है। 5% ऑफ दैट इज 25,000, और करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में भी जाएगा। एंड 7 lakhs का 9 कितना 7% है ना, तो 49,000 हो जाएगा ये। तो ये हो गया 75,000, दैट गिव्स यू 4 lakh 25,000, और फिर हो गया 98,000 प्लस 49,000, 1,47,000। 1,47,000 7 lakhs minus 1,47,000, कितना 5,53,000। 5,53,000, और ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा पीएनएल के डेबिट में 25,000 और 49,000। ये पीएनएल के डेबिट में चले जाओ। पीएनएल के डेबिट में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है अपने पास, वहां पे लिखो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 49,000, तो ये तो बाहर ही निकाल दो ना। 25,000 प्लस 49,000 74,000। चलो, और एक बड़ा एडजस्टमेंट हो गया अपना। फिर मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जा रहा हूं, और साथ में मैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस आइटम्स का इफेक्ट देते जाता हूं हमेशा। अब मेरा लास्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसमें करंट टैक्स 38,000 है। करंट टैक्स 38,000 है, मतलब अब मेरी एंट्री क्या बनेगी वो देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000। टू करंट टैक्स, जो नोट नंबर 9 में जाएगा,
38,000। और अब ये डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, डिफर्ड टैक्स एसेट ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो ये रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट है। तो डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मत लिख देना, दिस इज रिवर्सल ऑफ डिफर्ड टैक्स एसेट। पहले साल में क्रिएट हो गया, अब रिवर्स होना चालू हो गया। तुम AS 22 देखो, क्रिएशन फर्स्ट ईयर में होता है, फिर रिवर्सल होता है, कितना 2000। सो PNL के डेबिट में जाऊंगा, सबसे पहले मैं PNL के डेबिट में जाऊंगा। PNL के डेबिट में 38,000 का करंट टैक्स और 2,000 का रिवर्सल हो गया, रिवर्सल ऑफ 2,000। अब ये जो 2,000 का रिवर्सल हो गया ना, वो इधर चले जाओ, डिफर्ड टैक्स एसेट में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में मैंने डेबिट साइड में डिफर्ड टैक्स एसेट देखा था। तो यहाँ पे लिख दो -2,000। कितना है ट्रायल बैलेंस में, मैं इफेक्ट देके खत्म ही करता हूँ, उसको भी हाईलाइट कर देंगे आप लोग। ये रहा 10,000। 10,000, चलो इसको हाईलाइट कर दिया अपन लोग ने। सो 10,000 माइनस 2,000, 10,000 माइनस 2,000, minus 2,000. This comes to 8,000. Got it? This comes to 8,000. और करंट टैक्स का भी तो इफेक्ट देना है मेरे को। मैंने डिफर्ड टैक्स का तो ट्रीटमेंट दे दिया, PNL अकाउंट डेबिट, ये 2,000 डिफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट दे दिया। अभी करंट टैक्स का सेकेंड इफेक्ट जाएगा नोट नंबर 9 में। गो टू नोट नंबर 9 एंड वहां पे लिखो करंट टैक्स। और इसके नीचे लिखोगे एडवांस टैक्स। हाँ, करंट टैक्स कितना आता है चेक करो, फटाफट चेक करो। करंट टैक्स है 38,000। मैं अभी एडवांस टैक्स ढूंढ के माइनस कर देता हूँ, झमेला खत्म। ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का भी इफेक्ट साथ साथ में होते जाता है। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करो तो मेरे तरीके से तुमको सॉल्व करने को आ जाएगा। देखो एडवांस टैक्स दिया होगा प्रॉब्लम में, ये रहा एडवांस इनकम टैक्स पेड, ये रहा 32,000 का एडवांस टैक्स है। चलो माइनस करो, मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, जितने एडजस्टमेंट्स थे ना मैंने सारे एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट कर दिया, देख लो। लेकिन दो मेरे ना हिडन एडजस्टमेंट्स है, वो एक हिडन एडजस्टमेंट्स की कैटेगरी भी हमने सीखी थी। वो हिडन एडजस्टमेंट इधर है, देखो डिवेंचर इंटरेस्ट 20,000, सॉरी 10,000 आफ्टर 20% TDS। अब ये एडजस्टमेंट समझाता हूँ। तुम्हारे नोट नंबर 9 के नीचे ना बहुत जगह है तुम्हारे पास, बिलो नोट नंबर 9 तुम्हारे पास जगह है, वहां पे लिखो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो क्योंकि दो हिडन एडजस्टमेंट है। नंबर 1 डिवेंचर इंटरेस्ट,
हाँ, डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट तुमको मैं बताता हूं, आफ्टर सम इयर्स यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जॉब पे जाओगे, सब अच्छी अच्छी जॉब पे रहोगे, सपोज तुम्हारी सैलरी है 1.5 लाख रुपया, साल की नहीं बोल रहा हूँ, मंथ की बोल रहा हूँ, छोटी बात ही क्यों करे। तुम्हारी सैलरी है 1.5 लाख रुपया, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको 1.5 लाख रुपया नहीं देगा। तुमको क्या करेगा, वो तुम्हारा एम्प्लॉयर है ना, 1.5 लाख रुपए में से 10% डिडक्ट करेगा तुम्हारा टीडीएस, 15,000 तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट करेगा, और तुमको 1,35,000 का ही चेक तुम्हारे बैंक में क्रेडिट होएगा। तो और वो एंट्री पास करेगा तुम्हारा एम्प्लॉयर के लिए, तो तुम्हारी सैलरी एक्सपेंस है ना, वो बोलेगा सैलरी अकाउंट डेबिट। तुम्हारा टैक्स उसने जो काट लिया ना, उसको बोलेगा टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट। आई एम सॉरी, डेबिट नहीं रहे, टू टीडीएस पेएबल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, ये वो एंट्री पास करेगा। सो कभी भी एक्सपेंसेस पे करते टीडीएस काट के पे करने का, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया ना तो इनकम टैक्स डिडक्शन अलाउ नहीं करता, याद रखना। तो डिवेंचर इंटरेस्ट भी तो मेरा एक्सपेंसेस ही है, डिवेंचर इंटरेस्ट भी मेरा एक्सपेंसेस है, तो वो भी मैं टीडीएस काट के ही पेमेंट करूंगा बिफोर टीडीएस। अच्छा एक मिनट, पहले तुमको मैं ये बता देता हूँ, फॉरगेट अबाउट बिफोर टीडीएस। अभी तुम्हारा एम्प्लॉयर अपने फाइनल अकाउंट्स में पूरी सैलरी को पीएनएल में लिखेगा, टीडीएस पेबल को लिखेगा अदर करंट लायबिलिटीज में। याद है अदर करंट लायबिलिटीज में बताया था, ऑल पेबल्स अदर देन बिल्स पेबल, सारे अदर करंट लायबिलिटीज, और ये बैंक से माइनस हो जाए। तो अभी तुम्हारा एडजस्टमेंट भी ऐसा ही है, तुम्हारा एडजस्टमेंट सैलरी का नहीं है, तुम्हारा डिबेंचर इंटरेस्ट का, डिबेंचर इंटरेस्ट का है। तो मैं बताता हूं, बिफोर टीडीएस जो वैल्यू आएगी वो पीएनएल में जाएगी, फुल वैल्यू पीएनएल में जाएगी। बिफोर टीडीएस वैल्यू 100 लेता हूं, माइनस टीडीएस कितना परसेंट, 20% टीडीएस डिडक्ट किया है, प्रॉब्लम में दिखा देता हूं। हाँ 20%, माइनस 20% टीडीएस। वैसे मैंने ना ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए इसकी शीट तुम लोगों को भेजने के लिए बोल दिया है स्टाफ को। वैसे नहीं भी मिलेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको तकलीफ नहीं है, बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब चाहिए रहेगा। तो अभी घाई मत करना, उधर बोलना मत चालू कर देना पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। सो दिस इज आफ्टर टीडीएस, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तो मैं तुमको सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। आफ्टर टीडीएस 80। अब क्या है, अपने को आफ्टर टीडीएस की वैल्यू दे रखी है। अरे मेरे को जो वैल्यू दे रखी है आफ्टर टीडीएस की वैल्यू दे रखी है, देखो ना आफ्टर टीडीएस की वैल्यू है ये 10,000 आफ्टर टीडीएस की वैल्यू है। अगर 10,000 आफ्टर टीडीएस की वैल्यू है मतलब ये वैल्यू है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अपना काम हो जाएगा। 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, 12,500, और ये 2,500। मेरा ट्रायल बैलेंस का वैल्यू ये है, तो मेरे को इफेक्ट 10,000 का ही देना है, याद रखना। मेरे को ट्रायल बैलेंस का ही इफेक्ट देना है 10,000 का, तो मैं 10,000 का इफेक्ट कैसे दूंगा मालूम है, ये पीएनएल में डेबिट करूंगा पूरा वैल्यू, और ये मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिट होएगा। लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, नेट 10,000 का इफेक्ट आया ना, तो पीएनएल डेबिट में जाएगा। पीएनएल डेबिट, पहले ये जो 2,500 है ना, ये अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखो, लिखो टीडीएस पेबल ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट, $2,500, और फिर मैं जाऊंगा पीएनएल में, और पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट में, पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट में लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट।
डिबेंचर इंटरेस्ट 2500, समझा क्या? तो मैंने 10,000 का इफेक्ट दिया है, देख लो। 2000 नहीं, 12,500। 12,500 यहाँ पे डेबिट कर दिया और वो लाइबिलिटी में क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट 10,000 का ही दे दिया, लेकिन ग्रॉस प्रेजेंटेशन इज रिक्वायर्ड। एक और हिडन एडजस्टमेंट है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में और एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसका भी इफेक्ट देना है अपने को। इंटरेस्ट आफ्टर टीडीएस बोला हुआ है, आफ्टर टीडीएस। चलो फिर से अपन चले जाते हैं एडजस्टमेंट में। वही नोट नंबर 9 के नीचे ही मिडिल पार्टीशन किया था ना, दूसरे साइड लिखो नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तुमको याद है तुम्हारे एम्प्लॉय ने तुमको सैलरी दी थी, तो उसने अपने बुक्स की तो एंट्री पास कर दी। अभी तुम्हारे बुक्स की एंट्री क्या आएगी बताता हूँ। तुमको सैलरी मिली, बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000, और तुम्हारे लिए टीडीएस रिसीवेबल है, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट 15,000, क्योंकि उसके लिए पेएबल था तुम्हारे रिसीवेबल। तो सैलरी तुम्हारी इनकम 1.5 लाख। तुम्हारे बैंक में तो 1,35,000 आया, ये टीडीएस रिसीवेबल और पीएनएल के क्रेडिट में ये आएगा, पूरी इनकम आएगी। और ये टीडीएस रिसीवेबल का क्या आएगा मालूम है? 15,000 एवरी मंथ डिडक्ट होएगा, तो साल, पूरे साल में 1,80,000 का टीडीएस वो काट के भर देगा, वो तुम्हारे बिहाफ में डिडक्ट करके भर देगा। सपोज एंड ऑफ द ईयर में तुमने तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट किया एंड दैट कम्स टू 2 लाख, तो 2 लाख में 180 तो पहले से भरा हुआ ही है, तुमको खाली 20 पे करना पड़ेगा। और अगर 160 तुम्हारा टैक्स आता है तो 180 पे किया हुआ है, तो 20,000 का रिफंड आ जाएगा और कुछ नहीं। सो तुम्हारे बुक्स में जो एंट्री आएगी वो उल्टी एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट टू सैलरी। और टीडीएस रिसीवेबल तुम्हारा एडवांस टैक्स है, जो पहले ही तुमने भर दिया। तुमने तो क्या, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने काट के भर दिया। सो बिफोर टीडीएस, वापस से इधर वही करूंगा मैं, बिफोर टीडीएस माइनस टीडीएस आफ्टर टीडीएस। बिफोर टीडीएस माइनस टीडीएस आफ्टर टीडीएस। बिफोर टीडीएस 100 रुपया ले लो, टीडीएस 10 रुपया कट गया, तो आफ्टर टीडीएस 90 हो गया। इसके हिसाब से 3,600 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 4,000 आ गया। और ये 400 रुपया मेरे को इफेक्ट तो इसी का देना है, क्योंकि मेरे ट्रायल बैलेंस में तो यही है, मेरे ट्रायल बैलेंस में तो 3,600 है, मेरे को तो इफेक्ट 3,600 का ही देना। हाँ तो देता हूं ना मैं, 3,600 का इफेक्ट दूंगा। कैसे दूंगा? 4,000 को इनकम दिखाऊंगा, पीएनएल क्रेडिट, और इसको मैं बैलेंस शीट एसेट साइड में दिखा दूंगा। एडवांस टैक्स के साथ दिखा दूंगा, तो एडवांस टैक्स डेबिट है, तो 4,000 क्रेडिट 400 डेबिट, तो नेट 3,600 का इफेक्ट आएगा। जाओ पहले पीएनएल के क्रेडिट में जाओ, गो टू पीएनएल क्रेडिट, अदर इनकम्स को अंडरलाइन करो और लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। $4,000। और एडवांस टैक्स के लिए ना, तुमने यहाँ पे क्या एडवांस टैक्स ऑलरेडी लिखा था ना, यहीं पे लिख दो ना इसी में। इसको मैं चेंज करता हूँ, कितना 400 रुपया है ना, ये 32,400 कर दो। 32,000 एडवांस टैक्स, और जो टीडीएस है वो भी एडवांस टैक्स है 400, तो तुम्हारा आउटर कॉलम का वैल्यू चेंज हो जाएगा, आउटर कॉलम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। 38,000 माइनस 32,400, 5,600। ये लो एडवांस टैक्स एडवांस के साथ आ गया, ये टीडीएस रिसीवेबल आ गया साथ।
ठीक है ना। तो अब मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, अब बस मेरे को ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करनी है। जो आइटम्स पोस्ट नहीं हुए ना वो सिंपल आइटम्स है विदाउट एनी एडजस्टमेंट। चलो पहले अपन डेबिट साइड कंप्लीट करते हैं। मैं पहले डेबिट साइड कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में अपन क्रेडिट साइड पे जाएंगे। ये देखो एक गैप दिख रहा है 4% इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 1 लाख का 4% 4,000 होता है और मैंने 4,000 का ही इंटरेस्ट पीएनएल के क्रेडिट में लिखा है, याद करो। जाओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में चले जाओ और लिख दो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाके लिखो 4% इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तुम देखो तुम कंफर्म कर सकते हो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट्स है, उसका 4% 4,000 का इंटरेस्ट और पीएनएल के क्रेडिट में तुमने बिफोर टीडीएस निकाला 4,000 ही है। सो नथिंग इज रिसीवेबल, फुल्ली रिसीव्ड है। नेक्स्ट आइटम है वेजेस। वेजेस ये जाने दो एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में, क्योंकि ये एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉयज बेनिफिट्स में जाके लिख दो वेजेस। वेजेस सैलरीज ये सब इधर ही आएगा। कितना अमाउंट कितना है वेजेस का? 63,100 का वेजेस है। फिर उसके बाद एक प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए बैलेंस शीट में जाने का और बैलेंस शीट में जाना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। यहां पे लिखो प्रीपेड आइटम्स इधर आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? प्रीपेड एक्सपेंसेस 3,100। चलो ये गैप भी भर दिया मैंने। 3,100 का प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस अभी अपना लास्ट काम चालू हो गया। जो मेन एडजस्टमेंट से सारे मेन एडजस्टमेंट्स आप लोग कर चुके हैं। हाँ फिर डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये तीनों अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। लिखो डायरेक्टर्स फीस, ऑडिटर्स फीस, एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? डायरेक्टर्स फीस 14,700, 3,500, 14,700, 3,500 और तीसरा क्या था? 1,43,000 कुछ ऐसे ही था लगे। 1,43,800। आगे बढ़ रहा हूं मैं। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जाओ 5,100 और 62,700 कैश बैलेंस। $5,100, 62,700 कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस। टोटल भी निकाल लो ना बाहर।
कितना हो गया 67,800। चलो ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस आइटम क्या है? हो गया मेरा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया, मेरा डेबिट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। डेबिट साइड में हर एक आइटम हाईलाइट हो गया। क्रेडिट में मेरे पास है सेल्स 6,72,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चले जाओ। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स ही आ सकता है, बस और कुछ नहीं आ सकता। दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स के बाद में ये सब हो गया। 5% डिबेंचर्स, जरा 5 लाख का 5% निकाल के देखो फॉर 6 मंथ्स। 5 lakhs into 5% into 6 divided by 12, देख लो 12,500 आता है। अपन ने 12,500 का डिबेंचर इंटरेस्ट पीएनएल में लिख रखा है, याद रखो। सो अपन ने प्रॉपर डिबेंचर इंटरेस्ट वर्कआउट किया था। हाँ वो एडजस्टमेंट था बिफोर टीडीएस वाला, लेकिन अमाउंट यही था। चलो 5 lakhs लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चले जाओ और लिख दो कितना है 5% डिबेंचर्स। गो टू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड राइट देयर। Five % debentures, long-term borrowings 5 lakhs. 5% debentures 5 lakhs. उसके बाद में आता है sundry creditors 29,200, sundry creditors 29,200, trade payables, creditors bills payable होते हैं, trade payables sundry creditors 29,200, 29,200। अब उसके आगे देखो ना नेक्स्ट क्या, कस्टमर्स डिपॉजिट्स, ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। ये मैंने समझाया था फर्स्ट डे पे। अदर करंट लायबिलिटीज में कस्टमर्स डिपॉजिट और एक और वो प्रपोज डिविडेंड में भूल जाऊंगा लिखवाना। डिविडेंड पेएबल मैंने शुरू में बताया था तुमको। तुम्हारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ना 5,000 का प्रपोज डिविडेंड है, उसमें से अपन ने 3,600 ये साल पे कर दिया, तो 1,400 अभी भी पेएबल। ये भूल ही जाएंगे नहीं तो अच्छा वो याद आ गया। और ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग नहीं करते ना तो टैली नहीं होता था। ये डिविडेंड पेड और यहाँ पे लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड ये डिस्कस किया था मैंने। हाँ फिक्स डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लेकिन अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। जो फिक्स डिपॉजिट्स 50,000 का है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चले जाओ और लिख दो फिक्स डिपॉजिट्स। कुछ नहीं बोला तो मैं तो लॉन्ग टर्म ही लूंगा। ₹5.5 लाख ये भी हो गया, 5.5 लाख। हाँ उसके बाद में ये सब हो चुके अपने। हाँ जनरल रिजर्व्स 60,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,200, जनरल रिजर्व्स 60,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखो
सिक्योरिटीज प्रीमियम, $10,200। और एक लास्ट आइटम बस, फिर उसके बाद आप क्लोजिंग चालू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस is 62,100। This is opening balance of P&L appropriation. बस अब P&L क्लोज करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स क्लोज करेंगे और अपना काम चालू। गो टू P&L अकाउंट, अदर इनकम्स में जो लाइन खाली रह गई है डैश कर दो। दिस इज 6,76,000। 6,76,000। कैलकुलेटर ले लो प्लीज, मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना प्लीज। हाँ, 6,76,000 and ये बाहर निकाल लो। 2,30,200। 2,30,200 है ना। P&L में क्या था? 2,30,300 है। ये 63,100 बाहर निकाल लो। $12,500 का डिबेंचर इंटरेस्ट बाहर आ गया, ये ऑलरेडी बाहर है ही। अदर एक्सपेंसेस का टोटल मार लो, फटाफट टोटल मारो, घाई मत करो। अभी अभी थोड़ा घाई करो, घाई मत नहीं, अभी घाई करो। 2,100 प्लस 14,700 प्लस 3,500 प्लस, तुम तुम्हारा क्रॉस चेकिंग करते रहो प्लीज, मेरा टोटलिंग में एरर हो जाता है बहुत बार। 143,800, 1,64,100, 164,100। ये लो 6,76,000 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करो, कितना है? 1,32,000। इसमें से 40,000 माइनस होएगा, 92,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये लो 92,000 इधर ऐड कर दो, ऐड करो फटाफट। 92,000 ऐड करके आ गया 1,54,100। इसमें से 25,000 माइनस करो तो ये हो गया 1,29,100। और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस बाहर आ जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल बाहर निकालो। कितना आया था? 62,100 प्लस 92,000 माइनस 25,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 10,200, 2,24,300। टू 24,300 ये लिख दो नील। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस नील, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नील, ट्रेड पेबल्स 29,200 ओनली। अदर करंट लायबिलिटी 5,400 क्या? 2 + 3 + 4
5 5400, अदर करंट लायबिलिटीज 5400 और ये बाहर निकला हुआ ही है। चलो नंबर 10 में चले जाओ। This is nil, this is nil, this is nil। कितना हो गया? 9,78,000 हो गया क्या ये? 4 + 5 9, 5 + 2 हाँ 9,78,000, 9,78,000। This is 1 lakh, nil, 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 stock 22,200, that's it। बाकी सब बाहर आ गया। नील 3,100, that's it। जाओ बैलेंस शीट में जाओ, सारे फॉर्मेट्स भर दो। ऑल ऑफ यू गो टू बैलेंस शीट, जो आउटर कॉलम है सब लिख दो, खत्म करो। गो टू बैलेंस शीट एंड स्टार्ट राइटिंग देयर। बैलेंस शीट में लिखना चालू करो। दिस इज 2,97,000, नोट नंबर 1 में देख लो। और रिजर्व्स एंड सरप्लस आए 2,24,300, नोट नंबर 2 में देख लो। अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा। शेयर वारंट्स 80,000 था ही पहले से, ये टोटल बाहर निकालो 6,01,300। कुछ टोटलिंग एरर होगा तो देख लेना, बाकी वो टोटलिंग एरर ही हो सकता है और सब टैली होएगा अपना। 5.5 लाख टोटलिंग एरर होगा तो मेरे को बताने को मत जाना प्लीज। जहां तक हो सका मैं ट्राई कर रहा हूं कि कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हो, कोई लॉजिकल मिस्टेक्स आई विल नेवर डू। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। हाँ ये कितना है? 29,200, 5,400 एंड ये लो निकाल लो बाहर 40,200, 40,200। तो अपना टोटल क्या आया? 12 लाख। टोटल तुम कर लेना, छोड़ो ना। 9,78,000। दिस इज 1 लाख। ये है नहीं, हाँ 10,86,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, ये 22,200 वहां पे नोट नंबर 15 में है। और दिस इज 32,400, 67,800 एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है 3,100 है ना। चलो बाहर निकाल रहा हूँ। टेक द टोटल टू द नेक्स्ट कॉलम। 1,25,500, 12,11,500 होना चाहिए। चेक कर लो, नहीं तो जो भी आएगा टोटल वही है। $12,11,500। ये मेरा प्रेजेंटेशन। दिस इज माय प्रेजेंटेशन। तुम्हारे आमने सामने पेज का प्रेजेंटेशन है ये। मैंने जानबूझ के बड़े बड़े क्वेश्चंस कर रखे ले रखे सो दैट अपने कम प्रॉब्लम्स में ज्यादा वैरायटीज कवर हो जाए। एग्जाम के क्वेश्चन छोटे आते हैं, 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। 5 ही एडजस्टमेंट होते हैं, एक ऑथराइज होता है, एक प्रपोज डिविडेंड होता है,
एक ऐसा ही कोई डिस्क्लोजर का आइटम होता है और खाली मैं बोलता हूँ ना एक या दो ही अच्छे एडजस्टमेंट आते हैं। सो यू विल फाइंड एग्जाम क्वेश्चन, जब मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन करूंगा तब तुमको पता चलेगा। तो ये अपना प्रेजेंटेशन है। चलो, वी हैव डन विद द बेस्ट प्रेजेंटेशन। ये वाला लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अभी भी कुछ नालायक लोगों ने अगर रूलिंग नहीं बनाया है, कुछ नालायकों ने अभी भी अगर रूलिंग नहीं बनाई है तो अभी भी टाइम है, रूलिंग बना लो। सारे प्रॉब्लम्स की रूलिंग बना के अगला लेक्चर दो, क्योंकि रूलिंग बनाओगे तो फॉर्मेट याद हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मेट याद नहीं होगा। ये फॉर्मेट टॉपिक है, तुमको फॉर्मेट भी याद करना। सॉल्व तभी कर पाओगे प्रॉपर्ली जब तुमको फॉर्मेट्स याद होंगे, और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम बेसिस पे करोगे तो कभी फॉर्मेट नहीं, वो एक ही साथ धूम धड़ाका करने तो ही तुमको याद होगा। ठीक है, चलो ये वाला लेक्चर में इधर ही स्टॉप करूँ।